बाबा साहब की प्रतिमा से दिक्कत होता है, उन्हें बाबा साहब के विचारों से कितना दिक्कत होता होगा। आपको पता है कि इस मुल्क में जो 99% जो मूर्तियाँ बाबा साहब अम्बेडकर की बनी हुई है, वो लोगों ने अपने खर्चे पे खुद लगाया हुआ है, कि वो लोग आज भी उनकी प्रतिमा से डरते हैं। अगर सरल भाषा में कहा जाए तो मृतक अम्बेडकर जिंदा अम्बेडकर से ज़्यादा खतरनाक है। को बाबा साहब को तोड़ते हो, उस दिन हमारे 100 प्रतिमा हमारे लोग लगाने के लिए तैयार हो जाते हैं। ब्लॉक कर दिया, उसके अकाउंट को भी ब्लॉक कर दिया। तो पहली बात तो दया की पात्र है, वो मानसिक रोगी है और दया की पात्र है। दूसरी बात कि स्मृति ईरानी खुद बहुत बेवकूफ़ हैं। उन्होंने खुद महिलाओं का अपमान किया कि चूड़ी पहनना कमजोरी का निशानी नहीं होता। हमारे साथ हैं सूरज बौद्ध। आप सभी लोगों को बताना चाहता हूं कि बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी के बारे में ये काफ़ी ज़्यादा लोगों को बताते भी हैं और ख़ुद पढ़ते भी हैं। और ऐसी मतलब आपको बता दूं कि मंच से लेके कहीं पे भी आप देखेंगे, आंदोलन से लेके हर किसी जगह पे अगर आपको नज़र आएगा तो वो सूरज बौद्ध हैं, जो कि ये पूर्वांचल की धरती से वो आते हैं। तो आप सभी को मैं उनसे बात करना चाहता हूँ कि अभी सर मुरादाबाद में एक बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी की प्रतिमा को खंडित किया गया था और डीसीएम में लेके गई थी उसको पुलिस खुद, और भी थाने में ले जाके रखा गया था और पुलिस वाले वहाँ तमाशा देख रहे थे। क्या कहना चाहेंगे? शुक्रिया, जय भीम सभी साथियों को। देखिए, जब भी बाबा साहब अम्बेडकर का नाम हमारे चेतना में आता है तो हम सोच जाते हैं कि एक ऐसा व्यक्ति जिन्होंने हमको समतामूलक समाज की ज़िंदगी देने की वो अपनी पूरी ज़िंदगी गुजार दी। वह व्यक्ति जिन्होंने हमें पशु ज़िंदगी से इंसान बनाया, वह व्यक्ति जिन्होंने हज़ारों साल की गुलामी, हज़ारों साल की दास्ता की बेड़ियों को जड़ से तोड़ा। ये कौन लोग हैं जिनको बाबा साहब की प्रतिमा से दिक्कत होता है? आप कल्पना करो, जिनको बाबा साहब की प्रतिमा से दिक्कत होता है, उन्हें बाबा साहब के विचारों से कितना दिक्कत होता होगा। आपको पता है कि इस मुल्क में जो 99% जो मूर्तियाँ बाबा साहब अम्बेडकर की बनी हुई है, वो लोगों ने अपने खर्चे पे खुद लगाया हुआ है। अगर हम ये गांधी की बात करें तो गांधी की मूर्तियाँ सरकार लगाई है 99%, लेकिन अगर बाबा साहब अम्बेडकर की बात की जाएगी तो बाबा साहब अम्बेडकर की सारी मूर्तियाँ हमारे अपने लोग लगाए हुए, अपने ज़मीनों पर लगाए हुए हैं। तो अब हालात ऐसा हो चुका है कि हमारे लोग जब बाबा साहब की स्टैचूज लगाते हैं, बाबा साहब की प्रतिमा लगाते हैं, बाबा साहब के विचारों को पढ़ते हैं, तो जातिवादी ब्राह्मणवादी सोच वाले लोगों को दिक्कत होती है, बाबा साहब की प्रतिमा को तोड़ते हैं। दरअसल वो बाबा साहब की प्रतिमा को नहीं तोड़ते हैं, वो चाहते हैं कि बहुजनों का गुरूर तोड़ेंगे, पर वो गलतफहमी में है जी। क्योंकि प्रतिमा तोड़ करके तुम विचारों को नहीं तोड़ सकते हो। आप सोचो कि बाबा साहब अम्बेडकर की उस शख्सियत में कितनी मजबूती होगी, बाबा साहब अम्बेडकर की उस वैचारिक ताकत में कितनी मजबूती होगी कि वो लोग आज भी उनकी प्रतिमा से डरते हैं। अगर सरल भाषा में कहा जाए तो मृतक अम्बेडकर जिंदा अम्बेडकर से ज़्यादा खतरनाक है। मृतक अम्बेडकर जिंदा अम्बेडकर से ज़्यादा प्रभावी हैं। उनके विचार की बाबा साहब अम्बेडकर के मरने के बाद और भी ज़्यादा मजबूत हुई है। तो जो लोगों को लगता है कि बाबा साहब की प्रतिमा को तोड़ देंगे, जिस दिन तुम एक प्रतिमा को बाबा साहब को तोड़ते हो, उस दिन हमारे 100 प्रतिमा हमारे लोग लगाने के लिए तैयार हो जाते हैं। बाबा साहब अम्बेडकर हमारे दिलों में बसते हैं, कहाँ कहाँ तोड़ोगे? तुम बाबा साहब अम्बेडकर की प्रतिमा तोड़ रहे हो, हम तुम्हारी ब्राह्मणवादी जातिवादी गुरूर को तोड़ेंगे। देख लो, सोच लो, समय बताएगा जीत किसकी होगी। आज हालात तुम्हारे पक्ष में है, ये हज़ारों साल की गुलामी है, पर याद रखना परिस्थिति बदलेगी और तुम्हारा जाति गुरूर तोड़ेगा और हम तोड़ेंगे, हम आप मिलकर के तोड़ेंगे। शासन प्रशासन जो जातिवादी ब्राह्मणवादी सोच को मजबूत करना चाह रहा है, शासन प्रशासन को आज नहीं तो कल अपनी हार माननी पड़ेगी और उसे मानना पड़ेगा कि ये मुल्क संविधान से चलता है, उसी संविधान से जिसकी रचनाकार, जिसके रचयिता, जिसके शिल्पकार की प्रतिमा तुम तोड़ रहे हो। भाई, आपने आज से कुछ समय पहले कंगना को आपने खुला चैलेंज दिया था जी। आपके क्या नाम है, व्हाट्सएप क्या उस पर आपको उसने ब्लॉक कर दिया था, आपको भी पता है, ट्विटर पे जी। और अभी कुछ ही समय पहले उनको पद्मश्री से नवाजा गया है और वो बोली क्या थी कि 2014 में हमें असली आज़ादी हमें 2014 में मिली है, और जो इसके पहले जो 15 अगस्त 1947 में मिली थी वो हमें भीख थी, वो आज़ादी नहीं थी, वो भीख थी। और जो अब हमें मिली है 2014 में असली हमें आज़ादी मिली है। तो कंगना जी पे क्या कहना चाहेंगे? मतलब शर्मनाक है कि कंगना पर हम क्या कहें। कंगना तो एक महिला है, उसने मुझे ट्विटर पे ब्लॉक किया जी।
ट्विटर ने उसको ही ब्लॉक कर दिया, उसके अकाउंट को ही ब्लॉक कर दिया। जी जी तो पहली बात तो दया की पात्र है, जी वो मानसिक रोगी है और दया की पात्र है। दूसरी बात कि कंगना ने जो कुछ भी कहा है उसका मानसिक दिवालियापन का प्रमाण है। जी शर्म कंगना पर नहीं आ रहा है, शर्म इस भारत सरकार पर आता है, शर्म इस बीजेपी गवर्नमेंट पर आता है जिन्होंने कंगना को पद्मश्री से नवाजा। उसने पद्मश्री सम्मान को अपमानित किया। जी कंगना ने भारत की आज़ादी के लिए जो भी आज़ादी मिली है, जो भी पॉलिटिकल फ्रीडम आपको मिला हुआ है, इस आज़ादी को ज़मीन पर स्थापित करने वाले महापुरुषों को, क्रांतिकारियों को, फ्रीडम फाइटर्स को अपमानित किया। कंगना ने उस खून को अपमानित किया है जो खून इस मुल्क की आज़ादी के लिए अपने आप को कुर्बान कर गया। जी तो कंगना ने जो कुछ कहा है उसके मानसिक दिवालियापन का प्रमाण है। ये ज़रूर है कि कंगना ने जो बोला है कि भारत आज़ाद नहीं हुआ, भारत 2014 से आज़ाद हुआ, तो मैं कंगना को यही कहना चाहूँगा कि अभी और कोशिश करे वो। जी इतनी आसानी से उसे संबित पात्रा की तरह ओएनजीसी का डायरेक्टर नहीं बनाया जाएगा। अभी और मेहनत करे। अभी दलाली में बहुत कमी है, वो छुप छुप के दलाली करती हैं, दलाली करेंगी फिर 3 महीना तक 2 महीने तक चुप हो जाती हैं। कंगना को खुल के बोलना पड़ेगा, खुल के भाजपा के पक्ष में बोलना पड़ेगा। इसी तरह की बेवकूफ़ी भरे बयान देते रहने चाहिए, लगातार देते रहने चाहिए। जी जी कंगना जब और मेहनत करेगी, मतलब अभी बहुत कमी है उसके मेहनत में, मतलब कोई सारा सभा सांसद बनने के लिए, किसी कमीशन की डायरेक्टर बनने के लिए अभी और मेहनत करनी पड़ेगी। कंगना को मैं एक ही यही सलाह दूंगा, अभी उसके दलाली में कमी है और मेहनत करे अभी वो। सर, स्मृति ईरानी जो हैं कांग्रेस की सरकार में जब हमारे देश के जवान जब शहीद होते थे ना, तो वो चूड़ियाँ निकाल कर भेजती थी। और आपको अभी पता होगा कि हमारे देश के जो चीफ थे वो हेलीकॉप्टर क्रैश में अभी वो बेचारे शहीद हो गए हमारे देश के लिए। अब कहाँ चली गई वो? देखिए, 2 चीज़ कहना चाहूँगा। पहली बात तो मतलब विथ ड्यू रिस्पेक्ट कि स्मृति ईरानी जो ने चूड़ियाँ दिखाने की कोशिश करी, जो मनमोहन जी को चूड़ियाँ भेजने की कोशिश की, बहुत ड्यू रिस्पेक्ट कि अगर आप चूड़ियाँ भेज करके ये साबित करना चाहती हो कि तुम कमज़ोर हो लो, चूड़ी पहन लो, तो पहली बात तो बीइंग अ वुमेन कि स्मृति ईरानी खुद बहुत बेवकूफ़ हैं। उन्होंने खुद महिलाओं का अपमान किया है कि चूड़ी पहनना कमज़ोरी का निशानी नहीं होता। तो स्मृति ईरानी ने जो चूड़ी भेज करके वो अपने आप को कमज़ोर बनाई, उन्होंने औरत कम्युनिटी पूरी महिला समाज को अपमानित करने का काम किया है। तो मैं उनको कोई जवाब नहीं देना चाहूँगा, बस एक ही चीज़ कहना चाहूँगा कि आप एक महिला हो, एटलीस्ट महिला की इज्जत करना सीख लो। और सर देखिए, क्या नाम है, जिस तरीके से किया गया है, पद्मश्री से कंगना को नवाजा गया है। अगर क्या नाम है, कंगना के सिवा अगर कोई हमारे मुसलमान समाज का, जैसे आप सलमान खान को ले लीजिए, शाहरुख खान को ले लीजिए, अगर इन लोगों में से कोई बोला होता तो क्या उसको देशद्रोही का मुकदमा लग जाता कि नहीं लग जाता? देखिए, ये हिंदू मुस्लिम की राग है, इनका चलता रहेगा। हिंदू मुस्लिम के राग से न तो इसको समाज को फ़ायदा होने वाला है, न तो इसको देश को फ़ायदा होने वाला है। तो हिंदू मुस्लिम का राग चलता रहेगा। ये ज़रूर है कि इस देश में हालात ऐसे बने हैं कि मुस्लिम समाज को, माइनॉरिटी कम्युनिटी को अपना देशभक्ति प्रूव करने के लिए बार बार कुछ न कुछ मतलब उसे करना पड़ता रहता है। तो ये गलत है। और बाकी मैं इसको ये नहीं कहूँगा कि अगर सलमान खान बोलते तो सही है या कंगना ने बोला तो सही है। गलत है, चाहे वो कोई बोले, कोई भी बोले। उत्तर प्रदेश में चुनाव है और आए दिन हर दिन बहन बेटियों के साथ रेप, बलात्कार, गुंडागर्दी, मारपीट हो रही है। इस पर आप क्या कहना चाहते हैं देशवासियों? देखिए, ये जो उत्तर प्रदेश में, पूरे देश भर में जो चल रहा है, खास करके उत्तर प्रदेश में जिस तरह से राम राज्य चरम पर है, यहाँ पर कोई सीता सुरक्षित नहीं है, यहाँ पर कोई शंभुक सुरक्षित नहीं है। तो हालात तो बहुत नाजुक हैं, पर इसका बहुत चुनाव से ताल्लुक़ नहीं है। ये लगातार जुल्म मतलब हो रहा है और लगातार हो रहा है। मतलब यूपी अगर कहा जाए तो शेड्यूल कास्ट के लिए तो एक तरह से कब्रगाह बन चुका है। भाजपा के लिए क्या इसमें फायदा होगा? भाजपा जो हमारे लोगों पर जुल्म करती है, फ़ायदे नुकसान की वजह से नहीं करती है, उनका जाति दम्भ है। वो अपना जाति दम्भ सिद्ध करने के लिए इस तरह से क्राइम करते हैं। उन्हें यह बात एडजस्ट नहीं हो सकता है कि ऑप्रेस्ड कम्युनिटी का बंदा, बहुजन समाज का बंदा उसके सामने खड़ा कैसे हो गया। उन्हें यह स्वीकार नहीं है कि कोई शोषित वंचित समाज का व्यक्ति उनके सामने खड़ा होकर बात कैसे करता है। उन्हें स्वीकार नहीं है कि कोई व्यक्ति पढ़ा लिखा कैसे हो गया। तो वो उनका जो जाति दम्भ है वो अट्रोसिटी करते हैं। इससे फ़ायदे नुकसान का कोई ताल्लुक नहीं है। लेकिन वोट तो हमारे लोग देते हैं और हमारे लोग तो उसमें बीजेपी में ज्वाइन करके सरकार बना रहे हैं, बनवा भी रहे हैं, तभी तो लात खा रहे हैं। और हमारे लोग वोट भी दे रहे हैं और फिर तभी तो लात खा रहे हैं ना। साहब कांसीराम कहते थे कि आज नहीं जगोगे तो कल जगोगे, इस संडे को नहीं जगोगे तो अगली संडे को जगोगे, इस साल नहीं जागोगे तो अगली साल जागोगे, हमारे समझाने पर नहीं समझोगे तो लात खाने के बाद समझोगे। अब ये तुम्हारे ऊपर डिपेंड करता है कि तुम लात खाने का इंतज़ार कर रहे हो या समय पे समझ जाओगे। तो ये लोग, हमारे लोग अभी लात खाने का इंतज़ार कर रहे हैं। सर ऐसा क्यों होता है? हमारे ही लोगों के साथ क्यों अत्याचार होता है? कमी कहाँ से आती है?
कमी हमारे लोगों में कहीं नहीं आती। ये जाति दम्भ है, जाति सोच है उनको। ये नहीं सर, दरअसल वो अपने मुझे लगता पुरखों है- का अपने पुरखों का उन्होंने उनके पुरखों ने जो किया है जी जी वो उसको आज उसको मतलब उसको समझते हैं कभी कुछ बदला नहीं है। राजा साहब थे, आज भी किसी भी लड़की का रेप कर देंगे, किसी को गाली दे देंगे, किसी को थप्पड़ मार देंगे। जैसे अभी कल ही देखा जाए लखनऊ में तो प्रधान था, उसने क्या नाम है शेड्यूल कास्ट ज़मीन, एक पासी समाज के शेड्यूल कास्ट व्यक्ति को बहुत मारा सिर्फ इसलिए क्योंकि उसके ज़मीन पर कब्जा करने से उसने विरोध किया। तो वो अपने जाति दम्भ, उनका जो वर्ण व्यवस्था का सोच है, उनका जो जाति उच्चता का सोच है, उसको ज़मीन पर स्थापित करते हैं और उसी को स्थापित करने के लिए हर दिन हमारे लोगों पर जुल्म करते हैं। आप कह रहे हैं कि हमारे लोग जब लात खाएंगे सुधर जाएंगे, लेकिन 3 ही महीने बाद भूल जाते हैं हर बात। हमारे समाज के लोग इतनी जल्दी भूलते भी नहीं। तभी तो लात खा रहे हैं ना भाई, तभी तो हमारे समाज के लोग लात खा रहे हैं ना। जिस दिन हमारा समाज दोस्त और दुश्मन की पहचान कर लेगा, जिस दिन हमारा समाज ये समझ जाएगा कि सबसे पहले हम अपने हक अधिकार की बात करें, उस दिन हमारे समाज के लोगों पर जुल्म नहीं होगा। बाबा साहब अम्बेडकर कहते हैं, उन्होंने 25 नवंबर 1949 को भाषण दिया था। उन्होंने बोला था, फ्रॉम द डेट ऑफ 26 जनवरी 1950 वी आर गोइंग टू इंटरनल लाइफ ऑफ कॉन्ट्राडिक्शन, वी हैव अचीव्ड पॉलिटिकल जस्टिस। इन द सेंस ऑफ पॉलिटिकल जस्टिस मीन्स वन मैन हैज़ वन वोट एंड वन वोट हैज़ वन वैल्यू। जिस दिन हमारा समाज ये समझ जाएगा कि एक वोट की एक कीमत होती है, उस दिन हमारे लोगों पर जुल्म नहीं होगा। हमारा समाज अपने वोट की ताकत को समझा नहीं है, इसलिए हमारा समाज छोटी छोटी बहकावे में दुश्मन के साथ खड़ा हो जाता है। तो मैं बार बार जो कह रहा हूँ कि ब्राह्मणवादी जो सोच है, जैसे बाबा साहब ग्रेडेड इनइक्वालिटी कहते हैं, जैसे सीढ़ी है ना, ये सीढ़ी नुमा स्ट्रक्चर है जाति। आप इसी सीढ़ी को देखकर समझ सकते हो, ये एससी है, ये ओबीसी है, ये जनरल है, ये सवर्णा है। इस सीढ़ी नुमा स्ट्रक्चर में, इस एससी में भी बहुत सारी जातियाँ बटी हुई हैं। लोगों को बस इतना मतलब लोगों को बस ऐसे खुशी मिलती है कि एक सीढ़ी के ऊपर दूसरे सीढ़ी है। तो ओबीसी इसलिए खुश है क्योंकि हम एससी से ऊपर है, एससी खुश है क्योंकि हम एसटी से ऊपर हैं, उसमें चमार खुश है क्योंकि धोबी से ऊपर है, धोबी खुश है क्योंकि पासी से ऊपर है, पासी खुश है किसी और जाति से ऊपर है। ये सीढ़ीनुमा चल रहा है, तो इसको तोड़ना पड़ेगा सबसे पहले। हमारे उत्तर प्रदेश या देश भर में हमारे तमाम संगठन, तमाम पार्टियाँ हो रही हैं। क्या आपको नहीं लगता कि सभी एक साथ एक प्लेटफार्म पे आके लड़े और चुनाव? देखिए मैं बता रहा हूँ, जो सोशल मोमेंट होता है ना, ये प्रैक्टिकल बात आप लोग कीजिए। एक संगठन ही पूरे देश को चलाएगा ऐसा हो नहीं सकता। आरएसएस अकेला एक संगठन नहीं है, हजारों संगठन है। आरएसएस उसका एक मातृ संस्था है। तो आप ये मत सोचिए कि एक ही संगठन होगा पूरे देश को रूल करेगा। बाबा साहब इस डिक्टेटरशिप, बाबा साहब ने कितने ऑर्गेनाइजेशन बनाए भाई। उन्होंने इंडिपेंडेंट लेबर पार्टी बनाई थी ना, उन्होंने बहिष्कृत हितकारिणी सभा बनाया था ना, उन्होंने बॉम्बे कामगार सभा बनाया था ना, उन्होंने डिप्रेस क्लास फेडरेशन बताया था ना, उन्होंने शेड्यूल कास्ट फेडरेशन बनाया ना, उन्होंने आरपीआई बनाने की सोच की थी ना, उन्होंने बुद्धिस्ट इंडिया सोसाइटी स्थापित करने की बात की थी ना। तो एक ऑर्गेनाइजेशन पूरा देश रूल करेगा ऐसा नहीं चलेगा। मैं बार बार कह रहा हूँ, जो सोशल मोमेंट होता है, सोशल मोमेंट हर घर से निकलना चाहिए। सबसे पहली बात, सोशल मोमेंट हर घर से निकलना चाहिए। अब रही बात आते हैं आपके पॉलिटिकल मोमेंट की कि एक पार्टी होनी चाहिए, हम इस बात से पूरी तरह से वाकिफ़ है। हालात ऐसे हैं कि हमारे सभी लोग को एक पॉलिटिकल पार्टी को समर्थन करके उसको सत्ता में भेजना चाहिए और उसकी शुरुआत यूपी से करनी चाहिए।